मैं अब बिना किसी परिचय के और हमारे जितने जलेस के और दूसरे साथी हैं वो परिचित हैं शुभा जी से। 2 वक्ता और हैं, शुभा जी और अध्यक्ष मंडल से एक बोलेंगे। तो मैं अब शुभा जी को आवाज़ देता हूँ। एक संस्कृत के एक कवि ने पिछले दिनों एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइन जो संपत सरल जी ने कहा उसी को पूरा करते हुए, देशे शुभंकरे नो राज्ञः शिरस्विषाणं ब्रूयात विभाषको वा वचनम तो संसदीयम। राजा के सिर पर सींग है, ये बात अच्छी नहीं, शुभ नहीं है। राजा के सिर पर सींग होना ये कोई देश के लिए अच्छी बात नहीं है, मगर इस असंसदीय बात को कहे कौन? उसको उसके लिए संपत सरल जी आए और उसी को अपने ढंग से एकेडमिक तरीके से शुभा जी कहेंगी। शुभा जी। संपत जी ने काफी रिफ्रेश कर दिया सबको। जो चाय न मिलने की वजह से जो बेचैनी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो चाय का काम तो निश्चित रूप से हो आपने कब तमाम कर दिया आज, और राजा का भी कर ही देंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो हम लोग की आदतें खराब है संपत जी। ये जो गंभीरता का भार है हम उठाए ही रखते हैं, और खून खराबे को हम भी कोई कम याद नहीं रखते। और ऐसे मामले हैं, यहाँ जाना पड़ता है, सांस्कृतिक आंदोलनों में जाना पड़ता है। ये बहुत बुनियादी बात यहाँ हुई है आज, और ये सुबह के सत्र में भी कई तरीके से ये बात आ रही थी। हमारे उद्घाटनकर्ता साथी गौहरा साहब की बात में भी थी, और सुहासिनी अली की बातों में भी थी। दोनों ही हमारे जो वक्ता थे उनकी बातों में ये चीज थी कि जो ये इस समय का जो अ, संकट है, संकट या अघोषित आपातकाल, या जो भी कहें इसको, तरह तरह से इसको कहा जा रहा है। तो ये एक गंभीर मामला है, ज्यादा बड़ा मामला है। ये केवल मतलब कुछ चीजों पे बोलने का ना बोलने का, या केवल कुछ कोई ऐसा राजनीतिक मामला या कोई एक मामला नहीं है। इसके अंदर इतना ज्यादा एक स्ट्रक्चर जो है, पूरा का पूरा एक ढांचा जो है, जो हमें पहले से मिला हुआ था, उसकी समस्या मौजूद है, उसका चरित्र मौजूद है, और एक और नई मुहिम चल रही है। हमारे सारे सामाजिक, राजनीतिक और जितने भी हमारे सांस्कृतिक ढांचे हैं, उनको नया चरित्र देने की एक मुहिम चली हुई है। नया चरित्र का मतलब है कि जो ना तो मनु बना पाया, और ना ही जो है अ, अ, हमारे पूंजीवादी वो बना पाए, बल्कि इनके गठजोड़ से जो एक बन रहा है, ये जो विश्व पूंजी है, जो एक तरीके की ऐसी पूंजी जो अ, केंद्रीकृत पूंजी पूंजी है, एक तरीके की आवारा पूंजी है। इसके ये मोनोपोली का, ये कारपोरेट जगत का, ये जो भी कहें आप, ये ये और अ, मतलब आप समझिए, हर देश में, सारी दुनिया में पुरानी जितनी भी खराबियां थीं, उन सब खराबियों को अपने नए अस्त्रों की तरीके से इस पूंजी ने अपना लिया है, इनका रिन्यूअल कर दिया है, इनको नया बना लिया है। हैं? और एक आपको मालूम है, वो अगर वो चाहेंगे तो वो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो वो, ये जो परियां स्वप्न, वहां पे स्वर्ग में जो होती अप्सराएं होती थी। ये सौंदर्य प्रतियोगिता के समय किसी भाजपा के बंदे ने बहुत पहले की बात है कहा था, हमारे यहाँ अप्सराएं होती थी। और क्या बुराई है इसमें? फैशन शो होते हैं, या ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, या ये सब कुछ होता है, वो किसी भी चीज का समर्थन कर सकते हैं। हर चीज के लिए उनके पास में जो है ना, मतलब तर्क आपको मिल जाएंगे। यानी जैसे
संपत जी ने कहा उनके पास विजन नहीं है, उसकी वजह से वो उनका प्रिविलेज ये हो गया विजन ना होने की वजह से कि वो कहीं भी किसी भी चीज को किसी भी रूप में बदल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नई कथाएं रच लेते हैं, आपको मालूम ही है, अफवाहों पे, और ये सब जो उनके नए जो मतलब ये तो पुराने औजार दिए हैं उनके, और नए नयापन जो है वो सोशल मीडिया और आजकल के एआई की वजह से भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं अब साथ में। तो रवीश कुमार हमेशा अपील देते हैं कि मेरे बहुत सारे चैनल एआई के माध्यम से बना लिए गए हैं, कृपया मेरे ऑथेंटिक चैनल पर ही जाएं। तो ये जो चीज है ना, बहुत इक्विप्ड है वो। और ये हमारे देश में ही एक अनोखी बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में इस समय धर्म के सबसे ज्यादा सड़े हुए रूप, सबसे ज्यादा क्रूर सत्ता के साथ में तालमेल कर रही है, सब जगह हो रहा है ये। अ, और जो सारे धर्मों में जो उसका एक उदार स्वरूप था, जो मानवतावादी स्वरूप था, जो मनुष्य के काम आता था, दिलासा देने के लिए या किसी चीज के लिए काम आता था, वो वो धर्म जो है वो अब भी कहीं पे गरीब और लुटे पिटे लोगों के बीच में कहीं है, वो उसका थोड़ा बहुत उसका वो करते हैं। वो जैसे गोरकी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मेरी जो नानी थी ना, उसका ईश्वर ऐसा था कि दूसरों के दुख पे रोता रहता था, और वो जो था वो खुश कर देता था, गरीब के यहाँ जाता था। और मेरा नाना का ईश्वर ऐसा था, वो सबसे क्रुद्ध रहता था और नाराज होता था, और सबको जो है दंड देता था। तो ईश्वर जो है वो थोड़ा बहुत मनुष्य का बनाया हुआ भी है। जहां तक ईश्वर मनुष्य का बनाया हुआ है, जहां तक ईश्वर उसे दिलासा देता है किसी जगह पर, वहां तक उसको अ, उसकी जगह है हमारे यहाँ, हमारी कहानियों में, हमारे महाकाव्यों में, हमारे उपन्यासों में, हमारे जीवन में उसकी जगह है। लेकिन ये जो धर्म का एक ये रूप आया है और सारी दुनिया में आ रहा है और हमारे यहाँ भी आ रहा है, इसका भी एक इसका एक निश्चित लक्ष्य है, निश्चित काम है। और इसके अंदर आप भी देखिए कि अ, मनोवाद में और कॉरपोरेट की जो एक बहुत ही लालची क्रूर जो हवस है उसकी, एक जिसके अंदर वो एक अधिकार चाहता है सारी चीजों पे, केवल अपने को ही स्थापित करना चाहता है, उस उसके अंदर कितनी समानता है, कितनी समानता है, कितनी कॉमन जगह है, आधार है कि जहाँ पे वो एक साथ जो है खड़े हो सकते हैं और दिखाई दे सकते हैं। इस बात पे हमें थोड़ा बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है, इसका जो संबंध है धर्म का और इसका, और ये सारी दुनिया में चल रहा है। और ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, ये एक तरीके से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो है वो पूंजीवाद के काम की चीज नहीं है। डेमोक्रेसी बराबरी, समानता, ये इस कॉर्पोरेट पूंजी के काम की चीज नहीं है। और ये जो है चीज है, ये जिनके काम की है वो इन्हें इसके लिए लड़ेंगे। और ये जब आजादी की लड़ाई हमारी चल रही थी, उस समय भी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सारे ही संघर्ष हुए थे, स्वदेशी आंदोलन भी चला था, या कपड़े के, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के मामले चले थे, या आप देखेंगे सारे के सारे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन भी उसके उस हमारे आंदोलन के हिस्से रहे कई तरीके से। तो मैं एक बात ये कह रही हूँ इन सब चीजों के साथ में कि इत- सारे क्षेत्र जीवन के खुले हुए हैं, संघर्ष सब सारी जगह होना है, और उन सब के अंतर सूत्र भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये हम अलग अलग कर लेते हैं, ये राजनीति, ये वो। और जो गलती की बात है जो इरफान हबीब साहब ने कही, मैं भी बहुत तरह से, या हमारे बीच में कभी बात होती है और साथी भी हमारे कई से ये महसूस करते हैं कि गलती बड़ी हुई है। और गलती ये है, जो समझौते की भी बातें आती हैं वो सब आती हैं आज़ादी की लड़ाई के समय में, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज ये है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो शक्तियां थी इस तरीके की, उनको चुनौती नहीं दी गई, बहुत जल्दी उनसे समझौता कर लिया गया। आप देखिए, अगर अगर सती के खिलाफ जब आंदोलन हो रहा था, तो कितने बड़े पैमाने पर पोलराइजेशन हो रहा था,
या अंबेडकर ने जब एक चीज उठाई तो कितना पोलराइजेशन था, या ज्योतिबा फुले ने उठाया, ये जो पोलराइजेशन था इसके अंदर आप देखिए 35 लोग इधर हैं, 40 लोग उधर हैं, और उनमें हो रहा है। लेकिन वो जो उनके बीच में जो संवाद हुआ, जो वो उसने पूरे समय को प्रभावित किया, वो वास्तव में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था। आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल का मतलब ही ये है कि समाज, संस्कृति और राजनीति के साथ इनके जितने सूत्र हैं, अंतर सूत्रों की जुड़ने की जगह है, उस सबको खोल के एक साथ हम निकालें। और जो इंसान है हमारा, आपको मैं एक बात बता रही हूँ, बहुत सारे लोग में हम शिकायत भी करते थे पहले कि गैर राजनीतिक। अरे लोगों की राजनीति इतनी गहरी है, रोजमर्रा के जीवन में घुली पड़ी है, सामाजिक सत्ता जो है उनके संबंधों के अंदर वो घुली हुई है, और अपनी विजडम का इस्तेमाल वो करते हैं। लेकिन अगर हम राजनीति का जो अगर एक कानूनी रूप हम लेके चलेंगे, तो वही बात जो सुबह सुभाषिनी भी कहते कि चुनाव में जीत जाओ, उसके बाद में फिर जो है फिर वही चीजें होने घटित होने, चाहे जब अभी भी किसी ने कहा इस बात को, क्योंकि ये चुनाव के अंदर उसी राजनीतिक ढांचे के अंदर इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकेगा। उसके अंदर जो काम बनते हैं, जो लड़ाइयाँ बनती हैं, वो ठीक है, वो जरूरी है, वो लड़ी जा रही हैं और लड़ी जानी चाहिए। लेकिन विजन उससे बहुत बड़ा एक तैयार करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और इसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि हमें एक वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, नवजागरण, वो काम जिसके अंदर आत्मसंघर्ष से गुजरता है पूरा समाज, जिसके अंदर सबको जो है एक एक दिशा के काम अपने आप में खुद काम निकालते हैं, जिसमें सब खुद लीडर बनते हैं। ये नहीं है कि एक ले जा रहा है दूसरा जा रहा है। वो नवजागरण का मतलब यही है कि एक तरह का रैशनैलिटी और लॉजिक और जो भीतरी जो उसकी क्षमताएं हैं, ये सब मिलके एक केंद्र पे आ जाती हैं और ये अपने आप चलती है। ऑटोमेशन होता है उसके अंदर एक। अगर ये जागरूकता नहीं है, अगर ये ऑटोमेशन नहीं हो रहा, लोग अपने आप नहीं सोच रहे उस काम के बारे में, अपने आप आगे नहीं जा रहे, अपने आप चार चीजें नहीं जोड़ रहे, तो आप समझिए वहां पे कोई चीज बन नहीं रही है, बन नहीं रही है। वो किसी का दिया हुआ काम कर देते हैं, उसको कोटे भी पूरे होते हैं, सब जगह होते हैं। मैं पूरी बात कह रही हूँ, एक हमारी राजनीति की जो स्थिति है उसमें सारी विपक्षी पार्टियों का आपने देखा होगा, सांप सूंघ गया था एक समय पे। कोई कोई भी नहीं था। शाहीन बाग उस समय आया था सामने, एक मुसलमान औरत जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि ये लीड करेंगे हिंदुस्तान को। हम तो जिनके बारे में ये था कि भाई ये तो पर्दे में रहती हैं, ये तो है, वो मैं आपको बता रही हूँ, शाहीन बाग ने आजाद हिंदुस्तान के अंदर एक नए किस्म की राजनीति और एक नए किस्म के आंदोलन को उन्होंने सामने रखा है। उसके महत्व को अभी उसका पूरा विश्लेषण नहीं किया जा रहा है, उसे समझा नहीं जा रहा है। उससे बहुत सारी चीजें सीखने की हैं और ये भी समझने की है कि वास्तव में राजनीति जो है वो कैसे होती है। ये क्योंकि महिलाएं जो हैं, आपको समझ आए ना आए, लेकिन महिलाएं गुरु हैं राजनीति की। अच्छा, हाँ, हरम की जो राजनीतियां है ना, अभी उन्हें पार नहीं कर पाई है बाहर की राजनीति, अभी बहुत उसमें दूरियां हैं। तो और महिलाओं को हम राजनीति में मतलब इसमें तो मैं बोलते बोलते अब ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा है मैं ना कहूँ कुछ, कि महिलाएं जो हैं वो निश्चित रूप से उनको एक सेकेंडरी रोल में, उनको एक किनारे की भूमिका में देखा जाता है सभी आंदोलनों की सहायिका के रूप में। और महिलाओं के संगठन और महिलाओं की सारी क्षमताएं इस सहायिका के रूप में ही खर्च होते हैं राजनीति के अंदर भी। और घर के अंदर तो फलाने जी की सहायिका वो होती ही होती है। तो कुल मिला के ये है औरतों की भूमिका। अभी तक कुल जमा इससे आगे हम निकले नहीं है, चाहे हम कुछ कुछ हम बोलते हुए दिखाई देते हैं आपको, कुछ ऐसी महिलाएं भी दिखाई देती हैं जिन्होंने अम, अ, लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण रेखाएं बहुत तरह की हैं। जो 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 अधिकतम उदार लक्ष्मण रेखा है
उसको जो भी जिन्होंने तोड़ा है उनकी भी एक वो दिख जाएगी जमात, लेकिन उन्होंने खुद ही किया है। उनको किसी ने जो है, और थोड़ा उनकी मुश्किलें कभी सामने आती नहीं है, आई तो वो बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी वो भी। खैर, मैं उस पे नहीं जा रही फिलहाल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ समय की उसको देखते हुए कि हिंदुस्तान में 14 के बाद जो कुछ घटित हुआ है, उसमें मेरे को एक बात दिल में मेरे ज़रूर बैठी कि हिंदुस्तान के लोग अ, हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। वो उन्होंने डेमोक्रेसी का अभ्यास किया है। शिक्षित हुए हैं बहुत से लोग, बहुत पीढ़ियाँ कई अच्छे से शिक्षित हुई हैं, और महिलाओं को अधिकार मिले, उन्होंने एक्सरसाइज़ किए हैं, दलित को अधिकार मिले, उसने एक्सरसाइज़ किए। जिसको जो अधिकार मिला वो उसने एक्सरसाइज किया। और कुल मिला के जो ये हमारी जो डेमोक्रेटिक जितने ढांचे हैं, इनको इनकी उपस्थिति बाकायदा उन्होंने न केवल महसूस किए, वहाँ अपनी शक्ति कभी कभी नागरिक की तरह उन्होंने एक्सरसाइज किए, वो अभ्यास में लाए हैं। तो ये एक चीज उनके पास है, एक ठोस अनुभव जनतंत्र का, और उसके अंदर मूव करने का उनके पास है, बहुत से संघर्षों का भी है अनुभव। कुल मिला के 14 से अब तक हमारे यहाँ के जो ये जितने भी प्रतिरोध आंदोलन है, वो 14 से पहले के प्रतिरोध आंदोलनों से बहुत आगे हैं। और इसके अंदर जो तौर तरीके अपने, उनको कुछ विशेषताएं भी ऐसी आई, कोई पॉलिटिकल वो नहीं वहां पे कर रहे, एक गैर पॉलिटिकल सा चेहरा लेके। आप मुझे बताइए कि छात्र आंदोलन पूरा का पूरा जो है, वो नारे जो भी लगाते थे, अपने सब अपने अपने नारे लगाते थे, लेकिन पूरा छात्र आंदोलन इस तरीके से था कि छात्र ही इसके लीडर हैं। पूरा का पूरा शाहीन बाग आंदोलन ये था कि ये महिलाएं ही इसकी लीडर हैं। चाहे उन्होंने जो लोग भी उनका समर्थन कर रहे थे, उसमें से बहुत से लोगों को बुलाया, जगह दी, सबको जगह दी, लेकिन उन्होंने मामले को उस जगह से उठाया जहाँ साधारण लोग भी उसको महसूस कर रहे थे, और वहां तक ले गए जहां तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले जा पाती हैं। और उस दौर में ले गए जब पूरा छात्र आंदोलन किस तरीके से पीट दिया गया था, जब जाफराबाद के अंदर जो है कितने बड़े पैमाने पे और दफा 144 लगा के और गिरफ्तारियां कर रहे थे उस समय, और ये सारी चीजें घटित हो रही थी। जिस समय इन्होंने ये नताशा नरवाल, ललिता देवांगना, ये गुलफिशा फातिमा, ये उमर खालिद और सफूरा जरदारी, कितना किन किन जगहों पे क्या क्या किया पुलिस ने, अंदाजा आप लोग को पता है सब। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस संघर्ष के अंदर बहुत सी नई चीजें जो सामने आई हैं, वो हमें समझने की जरूरत है। क्यों इतने बड़े पैमाने पे हमदर्दी उन्हें मिली, क्यों इतने बड़े पैमाने पे लोग चारों ओर से दौड़ दौड़ के आ रहे थे उन्हें मदद करने के लिए, और क्यों फिर किसान आंदोलन में का भी एक अलग स्वरूप था कि हमारे यहाँ पे किसानों के ऐसे आंदोलन बहुत हुए हैं, जगह जगह मैं उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, और केवल परिचित नहीं हूँ, काफी पास भी रही हूँ कि उन आंदोलनों में भी पड़ाव डाले जाते हैं, 10 दिन के पड़ाव, 15 दिन के पड़ाव, है ना, ऐसे पड़ाव पड़ते हैं, 1-1 महीने के, 2-2 महीने के पड़ाव। लेकिन किस चीज पे पड़ते थे वो पड़ाव? फसल के पैसे ज्यादा मिल जाए, है ना। और ये जो पड़ाव था, ये इनका शाहीन बाग वाली औरतों का, ये कोई आर्थिक मांग पे नहीं था, ये किसी सेक्शनल इंटरेस्ट पे नहीं था। ये किसके लिए था? जिसके लिए आज ये वोट चोर के खिलाफ आंदोलन जो वो चल रहा है सारा का सारा, ये जो नागरिकता को जो है हस्तगत करके ऐसे अनागरिक बनाने की जो मुहिम ये चला रहे थे, उसके खिलाफ ये सारा का सारा आंदोलन था। मोस्ट, मतलब मैं आज से कहना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल आंदोलन एक तरीके से उस समय का आप इसको कह सकते हैं। तो वहां पे देखिए, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान लड़के लड़कियां भी थे, वहां पे खाना भी बन रहा था, वहां होमवर्क कर रहे थे बच्चे, वहां पे जो है सब वहीं पे मिलके उसके काम कर रहे थे। घर वहां आ गया था, वो ऐसा नहीं था जैसे किसानों के पड़ाव में घर वहां होता है ना, वो घर पे काम करके और वो करके और फिर आती हैं, वो भिजवाती हैं, कुछ कर दी, वो नहीं था। वो ऐसा था कि वहां पे औरतें केंद्र थी उस आंदोलन का,
और औरतें वो सारे काम कर रही थी जो वो करती हैं, और फिर इसमें भूमिका बदल गई। लड़के जो हैं, पता चला वो तो देगे चढ़ा रहे, देगे नाच रहे, और औरतें जो हैं वो इधर नारों की प्रैक्टिस कर रही हैं, या नई चीजें वो लिख रही हैं, वो कर रही हैं। तो एक बड़ी चीज वहां पे घटित हुई, और इस आंदोलन को हमें इस तरीके से जरूर समझना चाहिए, क्योंकि ये एक जो हमारे छूटे हुए काम हैं उनकी भी बहुत सी याद दिलाता है। मैं आपको बता रही हूँ, आजादी के बाद के वर्षों में अ, महिला आंदोलन के फॉर्मल जो शुरुआत हुई है, उससे पहले महिलाएं सब कुछ भी होता रहा, उनके साथ कोई मुद्दा नहीं था। और मतलब कि इसके बाद से ये मुद्दे बनने शुरू हुए, फिर जो भी है आपको कहानी पता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि महिलाओं के सारे एजेंडे छोड़ दिए। बाल विवाह वैसे ही हो रहा था, अशिक्षा महिलाओं में ऐसे ही थी, बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित अभी भी, साक्षरता अभियान चले बाद में उसके लिए। तो सारे मुद्दे जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय पे उसके लिए थे, भ्रूण हत्या हो रही थी, शिशु हत्या हो रही थी, सब चीजें हो रही थी, लेकिन आजादी के बाद के वर्षों में इनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा समझौता है, जिसके अंदर जो नई सत्ता थी उसके साथ हो गए अनक्रिटिकल तरीके से, और देखा नहीं कि इनके साथ में क्या नीचे क्या तैयारियां करनी है, क्या काम करने हैं, किन लोगों को शिक्षित करना है, कौन से काम अधूरे रह गए थे, वो काम सारे के सारे क्या गरीबी, क्या ये दलित एजेंडे की बात हो रही है, जमीन का एजेंडा सबसे वो है, ये चरागाह वाली बात भंवर रमेश कर रहे थे, जगह 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 सारे गांवों में। मैं आपको बता रही हूँ, अगर दलित को जमीन मिलने का वो शुरू हो, तो आप देखिए वो रातों रात उसका एम्पावरमेंट हो जाएगा, रातों रात हो जाता है, ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि इनको बस इस तरह से कोई लंबी स्ट्रेटेजी की बात है, ये लंबे संघर्ष के का मन बना के और उस तरीके से विजुअलाइज करके एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन जो नए ढंग का होगा इस समय के हिसाब से, उसकी कोई मोटी सी रूपरेखा बनानी चाहिए। बाकी तो जब जाएंगे काम करेंगे, उसमें नई चीजें जुड़ती रहेंगी, वो वास्तविक वो बनेगा। कोई ऐतिहासिक दस्तावेज जैसी कोई चीज तैयार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक परिप्रेक्ष्य, एक तरीके की अप्रोच पेपर, एक तरह की जगह 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 लोग लिख सकते हैं उसको, तरह तरह के लोग, और काम कर सकते हैं। इनिशिएटिव्स भी जगह जगह से आ सकते हैं। उसकी स्ट्रेटेजी पर, उसकी योजनाओं पर अलग से कभी बात हो सकती है। फिलहाल तो इतनी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई के लिए एक ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा जो बाहें पकड़ के चले साथ में। थैंक यू।